भोर की पहली किरण के साथ आप सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई बहनों, हम सब बेहद भाग्यशाली हैं जो भारत जैसे देश में रहते हैं। यही बसते हैं खूबसूरत गांव, जहां आप सब किसान भाई बहन बड़ी मेहनत, लगन और पूंजी लगाकर कृषि का उत्पादन करते हैं और अन्न को जन जन तक पहुंचाते हैं। वहीं हमारा भी यही प्रयास रहता है कि कार्यक्रम के माध्यम से आपको कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां दिखाएं, जिससे कि आप कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकें। तो आइए, देर किस बात की, कार्यक्रम में शामिल हो जाइए और सबसे पहले देखिए खबरें खेती की। चारा उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नया बीजोपचार, भंडारित वीर्य से गर्भधान सफल, बेहतर मेमने प्राप्त हुए और कृषि उत्पादन 50% बढ़ाने का एक्शन प्लान जारी। किसानों की आय में भी वृद्धि के प्रयास। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है पौष्टिक हरा चारा। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा चारा बीज उपचार का नया घोल तैयार किया है, जिससे उपचारित बीज से भरपूर चारा प्राप्त होगा। प्रस्तुत है सफलता प्राप्त यह शोध रिपोर्ट। पशुओं में बेहतर बढ़वार के लिए गुणवत्तापूर्ण हरा चारा विशेष महत्व रखता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न रसायनों का एक ऐसा घोल तैयार किया है, जिसके द्वारा किए गए बीज उपचार से अधिक गुणवत्ता वाला चारा प्राप्त होता है। रिपोर्ट के अनुसार जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के घोल में कुछ अन्य मात्रक मिलाकर तैयार घोल में बीज को 12 घंटे भिगोया जाए तो प्राप्त बीज की बुआई से चारा की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। प्राथमिकता परीक्षणों में ज्वार और जई में सफलता प्राप्त की गई है। नर पशु का बेहतर वीर्य अच्छी संतान का आधार बनता है। बेहतर वीर्य को लंबे समय तक सुरक्षित रख इससे सफल गर्भाधान और फिर स्वस्थ मेमने प्राप्त करने की अनोखी सफलता मिली है। छोटे पशुओं के ये नन्हे शावक बेहतर गुणवत्ता वाले वीर्य का परिणाम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पशु वैज्ञानिकों द्वारा इस दिशा में विशेष सफलता प्राप्त करते हुए बलिष्ठ पशु के वीर्य को 24 घंटे तक भंडारित किया गया और फिर उस मादा का गर्भाधान कराकर गर्भ धारण कराया गया। मालपुरा नर भेड़ के इस भंडारित वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा निर्धारित समय में 42.6% मेमना जनन दर प्राप्त की जा सकी है। रिपोर्ट बताती है कि भविष्य में भेड़ में नस्ल सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बनेगी। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए जरूरी है कि साल दर साल भरपूर उत्पादन लिया जाए। इस दिशा में देशज और विदेशी प्रयासों से 50% उत्पादन बढ़ाने का एक्शन प्लान यानी रणनीति तैयार की गई है। बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के बिगड़े रूप को देखते हुए कृषि नीति निर्धारकों द्वारा अधिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संदर्भ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने वर्ष 2030 तक कृषि उत्पादन 50% बढ़ाने का एक्शन प्लान यानी रणनीति तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में जल संकट को भांपते हुए कम पानी की मांग करने वाली फसलों को प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं, गेहूं, दलहन, तिलहन की ताप सह किस्मों का भी विकास किया जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किसान की आय में भी वृद्धि हो ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। ठंडाई मौसम की क्या है चाल, आइए जानते हैं देश के विभिन्न राज्यों में मौसम का हाल।
मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में सौराष्ट्र तथा कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में तटीय तमिलनाडु, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ खबरें। पिछले दिनों गुजरात में चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण मंडियों में कपास और मूंगफली के दाम औंधे मुंह गिरे। वहीं तिलहन और बासमती धान में भी गिरावट का रुख देखा गया। रोचक स्थिति ये रही कि गुड़ की मांग बढ़ी और दाम में उछाल आया। दलहनों में मूंग ने मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में छलांग लगाई। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, तिलहनी फसलों का कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है। खास तौर पर वर्षा आधारित या पानी की सीमित उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि ये कम पानी और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले लेती है। तो आइए जानते हैं, यदि आप तिलहनी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, जिससे कि आपको मिल सके भरपूर उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। आइए देखते हैं विस्तार से इस कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रबी का मौसम चल रहा है। इस समय आपने धान की कटाई कर ली होगी, मक्का की कटाई कर ली होगी, ज्वार की कटाई हो रही है और कुछ किसान भाई कपास की कटाई करने जा रहे हैं। इसके कुछ किसान भाइयों ने तो तिलहनी फसलें लगा चुके हैं, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो कम नमी के कारण कोई दूसरी फसल नहीं ले पाते हैं। उसमें केवल तिलहनी फसल लेने का ही एकमात्र विकल्प बचता है। और ये तिलहनी फसलें ऐसी हैं कि इनसे आपको कम लागत में अच्छा उत्पादन मिलने के साथ साथ में अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप तिलहनी कौन कौन सी फसलें आप लगा सकते हैं, उनकी कौन सी किस्मों का प्रयोग करें और फसल लगाने में के साथ साथ में किन किन बातों का खास ध्यान रखना है जिससे आपको कम लागत में अच्छा उत्पादन मिले, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर DS राणा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली के सस्य विज्ञान संभाग में। डॉक्टर राणा, जैसे कि आप जानते हैं तिलहनी फसलें ऐसी फसलें हैं जो कम लागत से काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती हैं और ख़ासकर उन परिस्थितियों में जहाँ पानी की कमी हो या सीमित मात्रा में पानी उपलब्ध हो। तो इसमें रबी का मौसम चल रहा है, तो जो हमारे किसान भाई कुछ तो तिलहनी फसल लगा चुके हैं, कुछ लगाने वाले हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो कम लागत से अच्छा उत्पादन ले सके? तिलहनी फसलों की जब बात करते हैं तो जब हम आपका जो उत्तरी भारत है उसमें जो है सरसों वर्ग की फसलें जो वो प्रमुख हैं। अगर आप मध्य भारत की बात करते हैं तो उसमें जो है आपकी अलसी की फसल जो है वो तिलहनी फसलों में प्रमुख है। और अगर आप दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो उसमें जो है आपका कुसुम जो तिलहनी फसल है वो प्रमुख है। और इसके अलावा जो है किसान भाई रबी मौसम में जो है मूंगफली की खेती भी करते हैं और वो खेती जो है ज़्यादातर जो है दक्षिणी भारत में होती है। और ये इन फसलों की खेती करके जो है तिलहनी की फसलों के उत्पादन को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर राणा, जैसा कि आप जानते हैं समय वाली जो फसल लग चुकी है, अब जो किसान भाई है देरी वाली फसल की लगाने जा रहे हैं, तो जो देरी से फसल लगाते हैं उनमें किन किन खास बातों का ध्यान रखें जिससे देरी से लगाने के बावजूद भी उनको अच्छा उत्पादन मिले और साथ साथ में उनकी उत्पादन लागत कम बनी रहे और जो उत्पादन हो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहे। जो सरसों वर्ग की फसलों की
सही समय जो है वो गुजर चुका है। लेकिन कुछ किसान भाई जो है वो पछेती बुआई भी करते हैं, क्योंकि धान की कटाई में देरी हो जाती है या दूसरे फसलों की कटाई में देरी हो जाती है, तो नवंबर के महीने में भी जो कुछ किसान भाई इसकी बुआई करते हैं। तो मेरी ये राय है कि वो जो किसान भाई इसकी पछेती खेती करना चाहते हैं वो 15 नवंबर तक हर हालत में इसकी बुआई कर लें, और इसके लिए जो है ख़ास किस्म की किस्में हैं उन्हीं का वो प्रयोग करें। जैसे पूसा मस्टर्ड 25 है, पूसा मस्टर्ड 26 है, रजत है, क्रांति है, वरुणा है, और इसके अलावा जो पूसा जय किसान है, ये किस्में जो हैं वो पछेती बुआई के लिए अति ही उचित हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने बुआई कर ली है वो फसल जो है इस टाइम उगाई है, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है क्योंकि बुआई के समय जो ज़्यादा बीज गिर जाता है और जो पौध संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर पौध संख्या ज़्यादा रहेगी तो पौधे जो कमज़ोर होंगे और उसमें फलियाँ कम बनेंगी और उससे बीज जो आपका उत्पादन है उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः किसान भाई इस जो जब फसल जो है 15-20 दिन की हो जाए तो उस समय जो है फसल का बिरलापन, जो पौधों का बिरलापन ज़रूर करें, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर रखें, और जो फालतू पौधे हैं उनको किसान भाई निकाल दें। तो एक तो ये है कि जो पौधों का बिरलापन करना बहुत ही ज़रूरी है इस अवस्था में। और दूसरी बात ये है कि जो पछेती फसल होती है उसकी बढ़वार कम होती है, और बढ़वार कम होने के बाद पौधा जो छोटा रह जाता है। अतः किसान भाइयों के लिए मेरी राय है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो केवल 30 सेंटीमीटर रखें, इससे ज़्यादा पंक्ति से पंक्ति की दूरी नहीं रखें। और जब पौधे का बिरलापन करते हैं उस समय भी जो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर रखें। तो इससे जो अगर पौधे की बढ़वार कम भी होगी तो जो अगर पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम करने से और पौधे से पौधे की दूरी कम करने से पौधों की संख्या बढ़ जाती है और उससे उपज के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी है कि अगर खेत में खरपतवार हैं तो खरपतवारों की रोकथाम के लिए किसान भाई इसकी फसल की निराई गुड़ाई करें। जब फसल आपकी 20-25 दिन की हो जाती है तो उसमें निराई गुड़ाई करना है, और निराई गुड़ाई करने से जो भी खरपतवार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा निराई गुड़ाई करने से जो फसल में थोड़ा सा हवा का भी जो संचार ज़मीन में अच्छा होता है, उससे जो फसल की बढ़वार अच्छी होती है। अब तीसरी बात ये आती है कि इसकी सिंचाई की बात आती है, क्योंकि जो फसल आपने लगाई है उसके लिए अगर तापमान अधिक होता है, और वैसे भी जब फसल आपकी 40 से 45 दिन की हो जाए तो वो अवस्था जो है पानी की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। अतः किसान भाई जो है इस अवस्था पर फसल की सिंचाई अवश्य करें। जो जब 40 अगर इस अवस्था पर पानी की कमी होती है तो उसमें टहनियाँ कम बनती हैं और उसके बाद फूल भी कम बनते हैं, अतः फसल के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। और चौथी बात ये आती है कि अगर आपने जो नाइट्रोजन की जो जैसे हम कहते हैं कि आधी मात्रा जो है आपको नाइट्रोजन की बुआई के समय देनी है और आधी मात्रा जो बाद में देनी है। तो जो आधी मात्रा आपकी बची हुई है 40 से 50 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है, तो जब आप 40-45 दिन की अवस्था में सिंचाई करते हैं तो उस समय जो है वो आपकी 40 से 50 किलोग्राम जो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है उसका भी किसान भाई प्रयोग करें। तो ये जो है एक तो बिरलापन करना और सिंचाई देना 40 से 45 दिन की, और बची हुई नाइट्रोजन का जो प्रयोग करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो फसल की अच्छी बढ़वार होगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी तिलनी फसलें हैं इनमें सल्फर का खास महत्व है और अक्सर हमारे किसान भाई सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को, क्या सल्फर इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो कौन कौन सा खाद कितनी मात्रा में देने से हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? हाँ, वो जो खास इस सरसों वर्ग की फसलों में जो है सल्फर का बहुत ही महत्व है। और अगर सल्फर की कमी होगी तो एक तो उपज के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जो है तेल की मात्रा भी दाने में कम होती है। तो तेल की मात्रा कम होगी तो उसमें सीधा आपके तेल के उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अतः किसान भाइयों को मेरी यह राय है कि जब इन फसलों की बुआई करते हैं, आप पछेती बुआई भी करेंगे तो उसमें जो है 30 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवश्य करें। इसके लिए किसान भाई जो जिप्सम जो है बहुत सस्ता स्रोत है सल्फर का, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई 200 से 300 किलोग्राम जिप्सम जो है प्रति हेक्टेयर से प्रयोग करें, तो इससे जो है सल्फर की कमी को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि उत्तर भारत में काफ़ी लोग सरसों की खेती करते हैं, इसी प्रकार से जो तिलनी फसलें मध्य भारत में लगती हैं उसमें अलसी का विशेष स्थान है। तो अलसी के जो हमारे किसान भाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वो कम लागत से अच्छा उत्पादन ले पाएँ और उनको भी काफ़ी लाभ मिल सके? तो अलसी, जैसे सरसों की बात की तो वैसे भी अलसी का भी जो उचित समय है बुआई का वो अक्टूबर का महीना है। लेकिन किसान भाई क्योंकि अलसी ज़्यादातर धान की कटाई के बाद लगाई जाती है,
तो जहाँ धान की कटाई में देरी हो जाती है वहाँ किसान भाई नवंबर में भी अलसी की जो है बुआई कर सकते हैं। अलसी की अगर उचित किस्मों की बात करें तो LC 185 है, LC 54 नंबर है और हिमालनी है, इसके अलावा जोहाइस 23 है और गरिमा है, ये जो है प्रमुख किस्में हैं। तो किसान भाई जो सुधरी हुई किस्में हैं उन्हीं किस्मों का प्रयोग करें और खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो वह उतेरा खेती करते हैं, लेकिन उतेरा खेती ऐसे है कि वो खड़े धान में ही अलसी के बीज को बिखेर देते हैं, तो उसमें जो उपज बहुत ही कम मिलती है। अलसी की 4 से 5 क्विंटल बड़ी मुश्किल से उनको उपज प्राप्त होती है। अगर किसान अच्छी तरह से अपने खेत को तैयार करके अलसी की बुआई करें तो उसमें जो है किसान बड़ी आसानी से 15 से 20 क्विंटल उपज जो है प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। और ये जो अनुमोदित किस्में हैं एरिए के हिसाब से उन्हीं किस्मों का किसान भाई प्रयोग करें तो अधिक उपज उनको मिलेगी। अच्छा, जैसे बीज की बात है तो अलसी के लिए जो है जो अनुमोदित मात्रा है बीज की वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और इसके अलावा जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। और बुआई करते समय यह ध्यान है कि ज़मीन के अंदर जो आपकी नमी है वो अच्छी हो ताकि उसका जो अंकुरण है अच्छा निकले और पौध संख्या अच्छी प्राप्त हो। और इसके अलावा अलसी में जनरली क्या लोग मानते हैं कि इसको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अलसी में भी खाद की बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है और 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम जो पोटास की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अतिरिक्त किसान भाई इसमें भी अलसी में भी, क्योंकि तिलहनी फसल है, सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो 20 से 30 किलोग्राम सल्फर जो है प्रति हेक्टेयर किसान भाई प्रयोग करें। जो असिंचित एरिया हैं जहाँ पर सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर किसान भाई जो है पूरी की पूरी खाद जो है जैसे मैंने बताई उसको पूरा बुआई के समय ही प्रयोग करें। और जहाँ पर अगर सिंचाई की आवश्यक उपलब्ध है वहाँ पर किसान भाई 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो शुरू में डाल दें और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है जब आपकी अलसी की फसल 40 से 50 दिन की हो जाए तो सिंचाई करने के बाद उसका प्रयोग करें। यहाँ तक खरपतवारों का प्रश्न है कि इसमें एक जो अगर किसान भाई खरपतवार नाशी से इसका कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए पेंडीमिथालिन नाम की जो खरपतवार नाशी है उसका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है लगभग 3 लीटर, जो पेंडीमिथालिन की बात करें तो 3 लीटर और लगभग 1 लीटर जो उसका सक्रिय तत्व है उसका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। और इसके लिए जो है 500 से 600 लीटर पानी का मैं घोल करके किसान भाई और बुआई करने के 2 से 3 दिन के अंदर जो है इसका छिड़काव इस तरह से करें कि एक ज़मीन के ऊपर अच्छी परत बन जाए, उससे जो है खरपतवारों का काफ़ी नियंत्रण किया जा सकता है और फसल को कम नुकसान होता है। और जो किसान भाई इसकी दवाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वो किसान भाई जब आपकी फसल आपकी 20 से 25 दिन की हो तो उसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल सकते हैं। तो इस तरह जो है खरपतवारों को जो कंट्रोल करना है या नियंत्रण में करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर खरपतवार खेत में रहेंगे शुरू में तो फसल को जो है ग्रोथ को दबा लेंगे और उससे फसल की उपज के ऊपर जो है बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है और उपज जो है किसान भाइयों को कम मिलती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं तिलनी फसलें ऐसी फसलें हैं जिनका उत्पादन सामान्यतः कम पानी वाली जगह में होता है या सामान्यतः जो असिंचित क्षेत्र है जहाँ पे वर्षाधारित क्षेत्र हैं उनमें इनका उत्पादन बहुत अधिक होता है और वहाँ पानी की काफ़ी कमी बनी रहती है। तो जो शुष्क खेती करने वाले हमारे किसान भाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कम पानी के बावजूद भी वो अच्छा उत्पादन ले पाएँ और अपनी फसल अच्छी ले पाएँ? ज़्यादातर जैसे आप कहें कि तिलहनी फसलों का ज़्यादातर क्षेत्र जो है, जैसे आप अलसी की बात कर रहे हैं तो इसका ज़्यादातर क्षेत्र जो है वर्षा आधारित ही है। तो किसान भाइयों को इसमें जो उनकी बुआई करनी है तो खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि खेत अगर अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा तो जो भी ज़मीन के अंदर नमी है वो सारी निकल जाएगी और फसल को जो है वो अच्छी नमी नहीं मिलेगी और उससे अंकुरण भी कम होगा। तो खेत की तैयारी जो है बहुत ही ज़रूरी है। खेत अच्छी तरह से तैयार करें और उसके बाद ही फसल की बुआई करें। और इसके अतिरिक्त जो है खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा भी प्रयोग नहीं करें और बहुत कम भी प्रयोग नहीं करें। अगर किसान भाई ज़्यादा मात्रा प्रयोग करेंगे बरानी के क्षेत्रों में तो उससे भी कई बार फसल के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो नाइट्रोजन की लगभग आधी मात्रा जो है हम 30 किलोग्राम के आसपास हमने देनी है और 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और जो पोटास का प्रयोग करना है इन फसलों में, ताकि
उतनी खाद दी जाए ताकि और वो उसकी पूर्ति कर सके। ज़्यादा खाद देने से बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और जो ज़मीन के अंदर पानी है वो एकदम ख़त्म हो जाता है और उससे जब फसल पकने के तैयार आती है तो फसल में पानी की कमी आ जाती है। तो खाद की उचित मात्रा का प्रयोग करना और समय पर बुआई करना, अच्छी तरह खेत को तैयार करके इन फसलों की बुआई की बरानी के क्षेत्रों में बुआई की जाए तो अच्छी उपज जो है किसान ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण भारत में कुसुम की खेती काफ़ी लंबे क्षेत्रफल पर होती है और कुछ किसान इस मौसम में मूंगफली की भी खेती करते हैं, तो उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इन फसलों से कैसे अच्छा उत्पादन लें, लागत कम कैसे बनी रहे और किन किन बातों का खास ध्यान रखें वो लोग? कुसुम की खेती जो है ज़्यादातर दक्षिणी भारत में होती है और ये भी जो है बरानी के क्षेत्र की खेती है और किसान भाइयों को ये है कि ये जो है इसकी समय पर बुआई करें। किसान भाई जो आपका अक्टूबर और नवंबर का महीना है इसकी बुआई के लिए बहुत ही उचित है और सही मात्रा में बीज का प्रयोग करें और सही जो एरिया के हिसाब से किस्में अनुमोदित हैं उन किस्मों का किसान भाई प्रयोग करें तो वो अधिक से अधिक उपज जो है वो ले सकते हैं कुसुम की। और कुसुम की जो क्वालिटी का जो तेल की गुणवत्ता है उसमें बहुत ही अच्छी है और जिस गुणवत्ता के कारण जो है किसानों को इसकी उपज से अधिक पैसा भी मिलता है, मार्केट में अच्छे रेट मिलते हैं। तो किसान भाई समय पर इसकी बुआई करके और उचित अनुमोदित किस्मों का प्रयोग करके अधिक उपज ले सकते हैं। आपकी रबी फसल में जो रबी के दौरान जो मूंगफली की खेती की जाती है उससे बहुत अधिक किसान भाई उपज लेते हैं क्योंकि उस फसल में कीड़ों मकोड़ों का भी कम प्रकोप होता है, खरपतवार भी कम होते हैं और कम से कम 25 से 30 क्विंटल जो है किसान भाई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज ले सकते हैं। अतः जहां सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है वहां किसान भाई रबी के मौसम में मूंगफली की खेती करें और इसके लिए भी जो किसान भाई जो मूंगफली का बीज है वो बीज के साइज़ के हिसाब से प्रयोग करें क्योंकि छोटा बीज होगा तो कम बीज की मात्रा की जरूरत पड़ेगी अगर बीज बड़ा होगा क्योंकि मूंगफली के बीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। छोटा बीज भी है, बड़ा बोल्ड बीज होगा तो आपका 100 किलोग्राम से ऊपर जो है बीज की मात्रा लगेगी प्रति हेक्टेयर के लिए। अगर बीज छोटा होगा तो आपका 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब किसान भाई बीज का प्रयोग करें। इसके लिए भी किसान भाई जो खेत को अच्छी तरह तैयार करके जो समय है हर एक क्षेत्र की अलग अलग समय है रबी फसलों की बुआई के लिए भी, तो उस समय के हिसाब से वो किसान भाई बुआई करें। और जो क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली फसल है तो इसमें जो है बुआई से पहले बीज का जो है जो जीवाणु खाद है के बैक्टीरिया हैं उनसे अवश्य इसके बीज का उपचार करें और इसके लिए उचित जीवाणु खाद का प्रयोग करें और उसके बाद ही फसल की बुआई करें। डॉक्टर DS राणा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाइयों ने डॉक्टर साहब की पूरी बात सुनी होगी कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में अच्छा उत्पादन देती हैं, तो एक तो आपको नमी का संरक्षण करके रखना है और साथ ही साथ में खेत में पौधों की सही संख्या बना के रखनी है। अगर पौधों की संख्या अधिक है तो विरलीकरण करना बहुत ही ज़रूरी है और विरलीकरण से तात्पर्य है कि जो कमज़ोर पौधे हों, जो अधिक पौधे उनको निकाल दें। इसके साथ साथ में जो खास बात दूसरी डॉक्टर साहब ने बताई वो बताई कि खरपतवारों का निवारण, क्योंकि खरपतवार ऐसे हैं जो न केवल पोषक तत्व लेते हैं बल्कि पानी के लिए भी हमारी फसलों के साथ काफ़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। अगर सही समय पे खरपतवारों का प्रबंधन कर लेंगे तो फसल अच्छी आएगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये करना एक बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि जब फसल 25 से 30 दिन की हो उस समय निराई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद बात आती है कि सही मात्रा में पोषक तत्वों की। जितनी भी तिलनी फसलें हैं इनमें सल्फर का विशेष महत्व है। उसका प्रयोग करने से न केवल आपको अच्छा उत्पादन मिलता है बल्कि तिलनी फसलों में तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे कि बाज़ार में आपको अच्छा पैसा मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब भाइयों ने इन सब बातों को ध्यान से सुना होगा और इनका पालन करते हुए तिलहन के उत्पादन में देश में आप काफ़ी सहयोग करेंगे और इस साल भी ही आपको हमारे देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बना देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला।
तेरा हिसाब साफ। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय, नए अंक के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।